नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन सेंटर के बारे में बहुत इन डेप्थ पढ़ा। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक्स सेंटर से समझते हैं क्या होता है। चलिए, तो आज का टॉपिक है एक्स सेंटर। तो अभी एक्स सेंटर क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक। अभी ट्रायंगल है, इन सेंटर क्या पढ़ा था? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स को जोड़ के जो जहां पे कॉमन पॉइंट पे वो मिलते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। एक्स सेंटर थोड़ा सा सिमिलर है, बस इसमें आपके पास जैसे ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्स सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। एक यहां से और दूसरा यहां से, ठीक। वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, देखिए इंटरनल एंगल है, और दो जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। जैसे ये ए था, ये ए बाई टू हो जाएगा। अच्छा, ये बी था, तो ये क्या बनेगा? ये पाई माइनस बी बनेगा, ये पूरा एंगल। अब इसका आधा करोगे तो पाई माइनस बी अपॉन टू, पाई माइनस बी अपॉन टू। वैसे ये क्या बनेगा? पाई माइनस सी अपॉन टू, पाई माइनस सी अपॉन टू। तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये I1 है, ये हमारा क्या बनता है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। वैसे आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से इस तरफ आएगा I2, यहां से इसके अपोजिट आएगा I3, ठीक। अब देखिए, जो यहाँ पे आपका इन सेंटर होगा ये कहीं अंदर, और ये पॉइंट आपका क्या होगा? डी, पिछली बार की तरफ। तो आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि ए आई अपॉन आई डी आपका बी प्लस सी अपॉन ए होता है। तो यहां पे जो आपका आई था, ये इन दोनों पॉइंट्स को कैसे बांट रहा था? इंटरनली इस रेशियो में बांट रहा था, ठीक। आई जो था पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिराइव किया था कैसे होता है। इन दोनों पॉइंट्स को मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी जिसमें जो आई था इन्हें बी प्लस सी अपॉन ए के रेशियो में बांट रहा था। वैसे ही जो ए आई यहाँ पे I1 होगा, ये क्या करेगा? AI1 अपॉन I1 डी, ये भी इसे बी प्लस सी अपॉन ए के रेशियो में ही बांटेगा, लेकिन इस बार एक्सटर्नली बांटेगा। एक्सटर्नली कैसे? बी प्लस सी यहां से लेके आप यहां तक ले लीजिएगा, और ए कहां से? I1 से लेके डी तक ले लीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि कैसे लेते हैं। ए I1 यहां से लेके यहां तक बी प्लस सी ले लीजिएगा, I1 डी तक ए ले लीजिएगा, ठीक। तो अगर हमें I1 के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे भाई? I के क्या होते थे? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ही ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये होते थे इसके कोऑर्डिनेट्स। इसके अच्छा, अब I1 के लिखना है तो एक छोटा सा इसमें चेंज करेंगे। क्या करेंगे? I1 किस साइड के अपोजिट है, या कह सकते हो किस एंगल के अपोजिट है? ए के अपोजिट है। तो जिसके भी अपोजिट है ना, वहां पे माइनस लगा दीजिएगा। जैसे I1 के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। ऐसे ही माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। अगर यहाँ पे I2 होता यानी कि ये, तो आप माइनस किसके सामने लाते? इसके अपोजिट साइड कौन सी आ रही है? B। तो आप B के सामने माइनस ले आते, A को एज इट इज रहने देते। अगर I3 होता तो C के सामने माइनस ले आते और बाकी दोनों को एज इट इज रहने देते। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लीजिए आप। ठीक, चलिए एक्स सेंटर के बारे में इतना ही। बाकी जो कुछ होता है इसके बारे में ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका फॉर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है। अभी हम बढ़ते हैं लाइंस के बारे में। तो चलिए लाइंस के बारे में समझते हैं। जैसे आपके पास लाइंस को रिप्रेजेंट करने के कई फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 10th में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहां पे c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, और m क्या होता है, स्लोप होती है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे। एक और पढ़े होंगे कि लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। ए क्या होता है, x इंटरसेप्ट, b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। एक चीज आप और पढ़े होंगे जैसे 1.4, वो तो मैंने बता दी कि जैसे y माइनस वाई वन, एम ले लीजिए, x माइनस एक्स वन। तो ये फॉर्म्स होते थे जो आप पढ़ चुके हो। अब जो आप नहीं पढ़े हो वो वाले फॉर्म्स बता देते हैं। जैसे आपके पास एक लाइन है, उसमें ये पॉइंट है कोई x1 y1 और ये कोई पॉइंट है x2 y2, और एट ए जनरल पॉइंट आपने xy मान लिया। ये जनरल पॉइंट है और ये दोनों नोन पॉइंट्स हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपको पता हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन समझते हैं। तो डिटर्मिनेंट अभी मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा आपको खोलना आता होगा डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट फॉर्म में बस सीधे से सीधे आपको ऐसे लिख देना है, एक्स वाई वन, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। जिसे डिटर्मिनेंट खोलना आता है वो खोल आराम से वो समझ रहा होगा, जिसको नहीं आता तो अभी इसके लिए बस इसको इतना समझिए। आगे हम लोग जब डिटर्मिनेंट चैप्टर समझेंगे पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ये होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। थोड़ा सा इसको खोलने का तरीका बता देते हैं। खोलना कैसे है, सबसे पहले आप x रखिए, फिर जो x वाली रो है उसको गायब कर दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए माइनस के साथ। जैसे x बाहर रखा, y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1, फिर माइनस y2 को 1 से करेंगे तो ये। फिर हमने बीच में कभी भी, अब जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ये बात अब अभी के लिए याद रख लीजिए कि कभी भी अगर बीच में जैसे प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, इसका बेसिकली नंबर क्या होता है, इसका नंबर होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। -1 के ऊपर आप 1 + 2 करोगे तो आपको -1 की पावर 3 मिलता है, जो कि माइनस होता है। अब इस पे बिल्कुल दिमाग ना लगाए जिनको नहीं आता, मैं पहले भी बता रहा हूँ, मैं बस एज ए जनरल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे -y आएगा, y वाली रो को गायब कर लीजिए, x1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, -x2, फिर +1, इस रो और कॉलम को गायब कर लीजिए, x1 y2 -x2 y1, और ये सब आपको 0 के बराबर दे रखा है। जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, और जिसको आता है उसके लिए अच्छी बात। चलिए ये थी आपकी डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब एक और फॉर्म ऑफ अ लाइन जिसके हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे अभी अच्छे से, वो होती है नॉर्मल फॉर्म। मिटा दें। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन के बारे में। ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। नॉर्मल नाम से ही पता चलता है, हम लोग ज्योमेट्री में अब इसका मतलब समझ गए होंगे। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर। अच्छा, जैसे आपके पास एक सपोज लाइन है, एक ऐसे जा रही है, ठीक, एक्स एक्सिस पे इतना कुछ इंटरसेप्ट काट रही होगी, वाई एक्सिस पे ये कुछ इंटरसेप्ट काट रही होगी, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां से मैंने ओरिजिन से एक इस पे नॉर्मल खींचा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है। कौन सा, कितना एंगल, अल्फा। कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी लेंथ p है तो हमेशा p > 0 लेना है हमें, और जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में होगी। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। p की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और जो अल्फा है
इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 2 पाई। चलिए अगर हमको ये दे रखा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक, अब वो क्वेश्चन कैसे बनाता है, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपके पास है 5x प्लस 12y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ये एक आपको कोई भी इक्वेशन दे दी है, अब वो बोलेगा कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। हमारे पास ये सवाल होता है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो तरीका आप देख लीजिए। आप क्या करिए, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन लिखिए। ठीक, अब क्योंकि दोनों सेम होंगी तो आप इनको कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करने का क्या तरीका होता है, 5 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 39 अपॉन पी। बताइए ये बात समझ में आई? आई होप आपको कंपेयर करना आता होगा, जिसको नहीं आता यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है और हमको ये पता चल जाए कि दोनों लाइंस एक ही हैं, तो कंपेयर कैसे करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट है अपॉन इसका कोफिशिएंट वही होगा इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट और वही होगा इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट। यानी कि ये आपको कंडीशन को इंसिडेंट लाइंस की पता चल रही है, को इंसिडेंट लाइंस की कंडीशन दे रखी है। अब आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे इतना। अगर पैरेलल होता तो क्या होता, पैरेलल होता तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होता, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर ना होता। उस केस में इन दोनों लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। ये बातें बेसिक्स थी, आपको पता होंगी, तो मैंने यहाँ पे इसको कंपेयर कर लिया। अब अगर आप यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 5p अपॉन 39, p इधर जाएगा 39 इधर आएगा। साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी, 12p अपॉन 39। अब जब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो सबसे पहला रिलेशन यही पढ़ा होगा, कौन सा, कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू 1। ठीक, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। 25p स्क्वायर, अब 39 का स्क्वायर कर लेते हैं, कहाँ कर लें, ऐसे ही रहने देते हैं, अभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ रहा है, 144p स्क्वायर अपॉन 39 का स्क्वायर कर लीजिए और इसे इक्वल टू 1 कर लीजिए। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 169p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39 का स्क्वायर दिख रहा होगा। अब आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39 का स्क्वायर अपॉन 169 करेंगे तो p की वैल्यू आपको बेसिक सी 39 अपॉन 13 मिल जाएगी। हमें सिर्फ पॉजिटिव लेनी थी, याद रखिएगा मैंने पहले बताया था। यहाँ पे माइनस कोई ना ले लीजिएगा, तो p की वैल्यू आपको इतनी मिल गई, क्या 39 अपॉन 13, 13 1 जा 13 3 जा, तो p की वैल्यू क्या मिल गई 3। ठीक, अब हमें p मिल गया, हमें क्या इक्वेशन रखनी थी, यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos अल्फा क्या आ रहा है 5, p की वैल्यू 3, 3 1 जा कि 13 जा 5 अपॉन 13। साइन अल्फा की वैल्यू 12 अपॉन 13, यहाँ पे रख दीजिए। x cos अल्फा क्या आ रहा है 5 अपॉन 13 प्लस साइन अल्फा क्या आ रहा है 12 अपॉन 13 और p क्या आ रहा है, p आ रहा है 3। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म हो गई इस लाइन की इक्वेशन को। अगर आपको कोई नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहे अब आप ऐसे कर सकते हैं, या कोई भी इक्वेशन दे दे, तरीका आप ध्यान दे लीजिएगा। पहले फिर से मैं तरीका बता देता हूँ।
सबसे पहले आपने इसको नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। ठीक? जब आपने इसको नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो आपको ये चीज मिली। अब आपने यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली पी के टर्म्स में, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली पी के टर्म्स में। अब आपको ये रिलेशन पता था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपका 1 होता है, तो आपने उस इक्वेशन में ये रखा। इससे आपको पी की वैल्यू मिल गई। और याद रखिएगा कि पी की वैल्यू हमें सिर्फ पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। यहाँ पे नेगेटिव भी आएगी लेकिन हमें उसको इग्नोर करना है। तो पी की वैल्यू मिल गई। फिर हमने कॉस अल्फा को निकाल लिया, साइन अल्फा को निकाल लिया और फिर इसी इक्वेशन में रख दिया, जिससे हमको सब मिल गया। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और चीजें लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये 10th में नहीं होगा, ये नई चीज थी। जैसे इतनी बात आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने ये पढ़ लिया नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो अब मैं कोई भी इक्वेशन दूंगा तो आप उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक होमवर्क ले लीजिए यहाँ पे, पहले इसे कर लीजिएगा। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16, इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस टॉपिक पे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसे हम एक छोटे से कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस भी एक लाइन, और अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तो जो कि यहाँ पे एंगल बना रही 60 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। जैसे ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव हो गई, और एक लाइन है जो कि इसके साथ 60 डिग्री बना रही है। अच्छा, तो ये जो है ये क्या एक्यूट एंगल बन रहा है? बिल्कुल एक्यूट एंगल बन रहा है। तो क्या हम इस एंगल को एंगल बिटवीन टू लाइंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक्स एक्सिस भी है तो एक लाइन ही, और एक लाइन आपने ये खींच दी, एंगल आपको मिल रहा है। अच्छा, अगर कभी हमें ये एंगल ना दे रखा हो और हमें ये एंगल बताना हो, कब? जब हमें स्लोप दे रखी हो, तो कैसे निकाला जाए उसका मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रख कर देता हूं। जैसे अब मान लीजिए आपको तो पता है tan 60 डिग्री √3 होगा, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन m बराबर √3 है। अब अगर मैं ये आपसे एक सवाल पूछूं सीधा कि उन लाइंस की स्लोप बताइए जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल 60 डिग्री बना रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, और उसके साथ एंगल 60 डिग्री बन रहा हो, तो ऐसे कितनी लाइंस होंगी? ट्राई करिए, सोचिए। तो आप समझेंगे कि अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं बोल रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस हो गई। अगर मैं एक लाइन यूं खींचूं तो ये 60 डिग्री बना रही है। अच्छा, अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये भी तो इसके साथ 60 डिग्री बना रही है। नेगेटिव पॉजिटिव मैंने पहले बोला था मत देखना, एक्यूट एंगल देखना कौन बना रहा है। तो ऐसी दो लाइंस हैं। अगर हमें ये चीज निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए वापस है। tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन मॉड में 1 प्लस m1 m2। इसी फॉर्मूले को लगाइएगा और बाहर मॉड लगा दीजिएगा। चलिए, अब हमारा जो सवाल था, हमने बोला कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री कौन बना रहा है, मतलब कितनी वैल्यूज मिलेंगी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। हमने बाहर √3 लिख दिया और मॉड में। अब एक्स एक्सिस है तो आप अगर m2 वाली जो स्लोप है उसको एक्स एक्सिस की स्लोप मान लें तो आपको वो 0 मिल जाएगी। भाई एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है? 0। तो आपको यहाँ पे सिर्फ m1 मिलेगा अपॉन 1 मिलेगा। अच्छा, अब अगर आपको मॉड खोलना आता है तब तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सुन लीजिए। कभी भी आपको अगर मॉड के अंदर को दे रखा हो, बाहर एक क्वांटिटी दे रखी हो, कुछ भी नंबर दे रखा हो,
तो आप एक बार इसको प्लस में खोल लीजिएगा और एक बार इसको माइनस में खोल लीजिएगा। ये मत सोचना कि सिर्फ प्लस में खोलना है, क्योंकि फिर ये वाली वैल्यू आप छोड़ देंगे जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 की वैल्यू एक बार प्लस में खोलोगे तो √3 मिलेगा और एक बार माइनस में खोलोगे तो -√3 मिलेगा। यानी कि दो स्लोप्स मिलेंगी, यानी कि दो लाइंस होंगी। भाई दो स्लोप्स मिल रही हैं तो दो लाइंस होंगी। एक जिसकी स्लोप √3 है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाएगी, और जिसकी स्लोप नेगेटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री बनाएगी। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री बना रही है तो फिर ये यहां से 60 डिग्री बनाएगी। समझ गए? और क्वेश्चन देते हैं इस बारे में। चलिए, जैसे अब अगर मैं ये पूछूं कि आपके पास कोई भी एक लाइन ले लीजिए, 3x + 5y = 15। एक ऐसी लाइन बताइए, एक ऐसी क्या, वो लाइंस बताइए जो कि इसके साथ 60 डिग्री पे हों, 60 डिग्री पे हों। ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्लोप बता लेते हैं। इसकी स्लोप को m1 मान लेते हैं और इसकी स्लोप आ रही है -3/5। आई होप आपको निकालना आता होगा। माइनस के बाद लगाना होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब हमें बताना है थीटा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3। y का मॉड लगा दीजिए। अब ये m1 है तो -3/5 रख लीजिए, -m2, मुझे उसकी स्लोप नहीं पता ना भाई, कौन सा एंगल 60 डिग्री बना रही होगी इसके साथ, -m2 अपॉन 1 प्लस m1 m1 क्या है, -3/5, और m2 तो m2 ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ करते हैं। √3 = -3/5 -m2 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा 3m2/5। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो एक मिनट सोच लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर सबसे फिर से बता देते हैं। हमने इक्वेशन लिखी, हमने इसकी स्लोप निकाली। अब हमने कहा हमें उस लाइन की इक्वेशन स्लोप बता दो जो कि इसके साथ 60 डिग्री पे। फिर हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया tan थीटा वाला, √3। फिर हमने मॉड लगाया। मॉड का बेसिकली फंक्शन होता है हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देना। वापस से जिसको ना बताओ, m1 - m2 लगाया अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाया, फिर हमको ये मिला। अब क्या करना है, एक बार इसको प्लस में खोल लीजिए, एक बार माइनस में। तो हम एक बार इसको प्लस में खोलते हैं। एक बार हम इसे प्लस में खोलते हैं तो आपको क्या मिलेगा, √3 = -3 -5m2 अपॉन 5, वो नीचे 5 कट जाएगा और आपको मिलेगा 5 - 3m2। एक स्टेप मैंने जल्दी बढ़ा दिया, आप आराम से कैलकुलेशन देख लीजिएगा। -3 - 5m2 अपॉन 5 - 3m2। अब आप इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5√3 - 3√3m2 = -3 - 5m2। अब आप m2 को उधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, यानी कि 5√3 + 3। अब आप बेसिक कैलकुलेशन में करा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। m2 को कॉमन, 3√3 - 5, तो एक m2 की वैल्यू ये आ जाएगी 5√3 + 3 अपॉन 3√3 - 5। और एक m2 की वैल्यू जब यहाँ पे आप माइनस लेंगे तो वो आ जाएगी, वो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ बेसिकली काम आपको कैलकुलेशन कराना नहीं है, कंसेप्ट सिखाना है। तो ये आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इतना बात समझ में आई। चलिए, तो ये कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में वो हमको स्पेसिफाई कर देगा
जब तक स्पेसिफाई नहीं कर रहे तब तक दो स्लोपें मिलेंगी केसेस में, ठीक। तो हमें दोनों को लेना है, ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ देना है। कोई ऐसा ना सोचे कि मॉड के बाद नेगेटिव नहीं आता, मॉड के अंदर नेगेटिव आ सकता है तो उसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना पड़ता है। जैसे अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तब तो सीधे मॉड को खोल सकते हो, लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बाहर माइनस लाते हैं फिर खोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। चलिए आगे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म पढ़ ली, डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ ली और एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ लिया। अब एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट होता है लोकस का। लोकस क्या होता है? तो लोकस की पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं, पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर अ सर्टेन कंडीशन। मतलब इसका क्या है, हमें लोकस को हमने डिफाइन किया, पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर अ सर्टेन कंडीशन। मतलब क्या है, जैसे आपने एक पॉइंट है, ये कहीं चलेगा, चलेगा मतलब बोर्ड पे कहीं ऐसे जा सकता है, कहीं ऐसे जा सकता है, कहीं ऊपर जा सकता है, इसका चलना ऐसे ही होता है ना। तो जो आपका पॉइंट है ये कहीं चलेगा, लेकिन इसके चलने पे कंडीशन होगी कि तुम इसी रास्ते जा सकते हो। जैसे ये टेढ़ा नहीं जा सकते, इसे अगर मैं बोलूँ इसको यहीं तक जाना है वो भी सीधे, तो ये ऐसे जाएगा। तो इसको मैंने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि तुम्हें जाना है तो सीधे जाना है, वो भी एकदम स्ट्रेट। अगर इसे यहाँ जाना है और मैं बोलूँ कि थोड़ा घुमा के चले जाओ, कैसे घुमाना वो भी स्पेसिफाई करूंगा, मान लो ऐसे घुमा दो, तो ये पाथ हो गया। तो क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो है ये घूम रहा है, वो भी सर्टेन कंडीशन के अंदर। नहीं समझ आया? चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, यहां रख कर देता हूं, वो कंडीशन हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। जैसे एक पॉइंट है h, k और मैं ये पाथ स्पेसिफाई कर रहा हूं, कोई और पॉइंट है वो ऐसा घूमे कि उसका डिस्टेंस जो हो इस पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट हो और r के बराबर हो। यानी कि जैसे ये अभी r पे है, ये ऐसा घूमे या चले कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा r हो, ना r से ज्यादा हो ना r से कम हो। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी। तो अब आप एक ही चीज कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, यानी कि एक सर्कल बना सकते हैं। सर्कल के केस में इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा r ही रहेगा, ना r से ज्यादा होगा ना r से कम होगा, ठीक। तो लोकस हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है। अब आप एक ऐसा पॉइंट P बनाइए जो कि चले, उसका पाथ बताइए कि उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से हमेशा सेम हो। यानी कि अगर कोई P पॉइंट है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं PA PB के बराबर हो, तो उसका लोकस बताइए, उसका पाथ बताइए कैसे चलेगी। तो ये एक केस में यहाँ पे ऐसे चल सकता है कि अगर ये एकदम ऐसे जाए, सीधे घूम जा, ऐसे अगर ये ऊपर जा रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चल रहा है, तो अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी इसका डिस्टेंस यहाँ से PA होगा और वो यहीं से PB होगा और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। तो इसका डिस्टेंस हमेशा A से और B से सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका लोकस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक। यहाँ पे इसका लोकस हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो लोकस आप लोग बेसिकली समझ लीजिए, वो पॉइंट होता है, वो पाथ होता है जो कि एक पॉइंट कवर करता है, ड्रॉ करता है, जब वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में चल रहा हो। जैसे यहाँ पे वो किस कंडीशन में चल रहा था कि
जो पाथ होगा उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा आर रहे, तो एक सर्कल बना दिया। यहाँ पे उसका डिस्टेंस इन दोनों से हमेशा सेम रहे, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। और भी क्वेश्चंस में और तरीके से लोकस को डिफाइन किया जाता है। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, कोई एक ऐसा लोकस बताइए उस पॉइंट का जो कि चले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ऐसे आर आ जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। तो लोकस को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो को थोड़ा रिवाइज करिएगा। आज हमने नई नई चीज़ों को पढ़ा जो कि 10th में नहीं थी। तब तक के लिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।